Welcome to Magnitude Civil Services Institute. We have initiated our online lecture series and endeavor to boost your preparation. Hope you will like our series. So, let's get started. हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। इंडियन इकोनॉमी की सीरीज के अंदर आज हम लोग फॉरेन सेक्टर के बारे में देखेंगे, जिसको दो भाग में हम लोग डिवाइड करने वाले हैं, राइट। तो शुरुआत करते हैं फॉरेन सेक्टर की डेफिनेशन के साथ। तो फॉरेन सेक्टर होता क्या है? फॉरेन यानी कि देश के बाहर का कुछ लेना देना। तो बेसिकली इकोनॉमी के अंदर फॉरेन सेक्टर का मतलब है इंपोर्ट या एक्सपोर्ट गुड एंड सर्विसेज का। उसके अलावा कैपिटल मूवमेंट भी होता है इन कनेक्शन विथ इन्वेस्टमेंट एंड बैंकिंग ट्रांजैक्शन। बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो सकता है, इन्वेस्टमेंट हो सकता है कंपनियों के द्वारा या सरकार के द्वारा, गुड्स एंड सर्विसेज का इन एंड आउट हो सकता है। तो ये सभी कुछ कवर होता है फॉरेन सेक्टर के अंदर। एक आसान शब्दों में मैं बताऊँ तो उसी के अंदर आता है बीओपी। आपने काफ़ी सुना होगा बीओपी के बारे में। ये इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये एक टाइप का आप बोल सकते हो बैंक का जो पासबुक होता है उस तरीके का होता है। इसमें सभी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड होता है जो आप गुड्स सर्विसेज या एसेट्स का करते हो बिटवीन योर कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, या तो दूसरे कंट्रीज के साथ इन अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। टिपिकली यहाँ पर 1 साल लिया जाता है। It represents summation of country's current demand and supply of claims on foreign currencies and of foreign claims on its currency. तो जो भी करंट डिमांड सप्लाई है, करंट फॉरेन करेंसी का कितना क्लेम है, या फॉरेन करेंसी अपने करेंसी से कैसे कितना क्लेम कर रही है, इन शॉर्ट जो भी मनी एक्सचेंज रेट है या तो जितना भी अपने पास फॉरेन रिजर्व है, कितनी करंट डिमांड एंड सप्लाई है गुड्स एंड सर्विसेज की, ये सभी का समेशन जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर देखने को मिलता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या आता है, किस तरह से हम इसको क्लासिफाई करते हैं? तो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली दो भाग में डिवाइड होता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, राइट। करंट अकाउंट के अंदर अगेन 2 पार्ट्स में डिवीजन होता है इसका, विजिबल एंड इनविजिबल। विजिबल यानी कि जिसको आप देख सकते हो। तो किसको देख सकते हो? गुड्स को। गुड्स का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे कि क्रूड ऑयल है, कार है, मोबाइल है, गोल्ड है, एटसेट्रा। जनरली इसका फॉर्मूला रहता है इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। और ये चीज अगर हम लोगों को देखनी है तो हम लोग निकालेंगे बीओटी यानी कि बैलेंस ऑफ ट्रेड। इंडिया के मामले में हम लोग एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट या इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इस तरीके से आप निकाल सकते हो। इंडिया में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, इसलिए हमारा फॉर्मूला रहेगा इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट। क्लियर? इनविजिबल पार्ट के अंदर अगेन सर्विसेज आएगा, इनकम आएगा या ट्रांसफर्स आएगा। सर्विसेज यानी कि आपको पता है गुड्स के अलावा जो भी सर्विसेज रहता है जो आपको इनविजिबल रहता है, दिखता नहीं है। इनकम के अंदर प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविडेंड ये सब आएगा। ट्रांसफर के अंदर कोई रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस यानी कि कोई एक कंट्री में दूसरी कंट्री में रहकर अपनी देश में वापस कोई इनकम ट्रांसफर कर रहा है अपने घर वालों को, तो उसको बोलते हैं रेमिटेंसेस। उसके अलावा डोनेशन एंड गिफ्ट्स। तो ये जो प्लस एंड माइनस लिखा है वो सरप्लस एंड डेफिसिट का रिप्रेजेंटेशन है। करंट अकाउंट में विजिबल साइड के अंदर हमारा माइनस रहता है, डेफिसिट रहता है। ऑन दी अदर हैंड इनविजिबल साइड पर सर्विसेज में प्लस रहता है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में इंडिया काफ़ी आगे। इनकम के मामले में माइनस है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। रेमिटेंसेज, डोनेशन एंड गिफ्ट में प्लस, यानी कि बीओटी हमारा डेफिसिट रहता है, जिसको आप बोल सकते हो बैलेंस ऑफ ट्रेड का डेफिसिट। ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं प्लस एंड माइनस सब मिलाकर, तो करंट अकाउंट जो है वो हमारा डेफिसिट में रहता है। तो आपको डेफिनेशन क्लिक हुआ होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट CAD, तो वो यहाँ से आता है। दूसरी तरफ देखते हैं कैपिटल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट, लोन, बैंक अकाउंट। तो कैपिटल यानी कि जो भी आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहा हो या कैपिटल के रिलेटेड लोन्स है या बैंक अकाउंट है, उन सभी का हिसाब किताब यहाँ पर आएगा। ये सरप्लस में रहता है हमारा अकाउंट। सो करंट अकाउंट विजिबल गुड्स डेफिसिट में, सर्विसेज सरप्लस में है, इनकम डेफिसिट में और ट्रांसफर्स सरप्लस में। कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट के अंदर आएगा FDI, FII या FPI जो सरप्लस में रहता है। लोन्स के अंदर सॉवरेन लोन हो सकता है, कॉमर्शियल लोन हो सकता है, ये भी सरप्लस में रहता है इंडिया में।
फिर बैंक अकाउंट, एनआरआई अकाउंट जिसमें रेमिटेंस, डोनेशन एंड गिफ्ट आता है, वो भी सरप्लस में रहता है। यानी कि इंडिया का कैपिटल अकाउंट सरप्लस में रहता है, करंट अकाउंट जो है वो डेफिसिट में रहता है। अब बात करते हैं बीओपी क्राइसिस की। तो कंट्री जिसके पास करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती है। अगर ये डेफिसिट काफ़ी बड़ा हो गया और वो डेफिसिट इकोनॉमी हैंडल नहीं कर पाता, ठीक है, इनफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाता, तो उसकी जो करेंसी रिजर्व है उस वो गड़बड़ा जाएगी, वो ड्विंडल हो जाएगी। फिर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जहां पर कंट्री को इमरजेंसी बोरोइंग करनी पड़ती है कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन से जो ऑलरेडी अवेलेबल है, जैसे कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इससे क्या होगा, हमारा एक्सटर्नल डेट और बढ़ जाएगा। कंट्री जिसके पास डेफिसिट है करंट अकाउंट साइड पर, तो उसका डेट बढ़ता रहेगा। फॉरेन ओनरशिप उसकी एसेट में बढ़ जाएगी, क्योंकि आप लोन लोगे तो कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, गिरवी रखोगे तो फॉरेन ओनरशिप उसमें बढ़ जाएगी। ऐसी जब सिचुएशन आ जाती है तो उसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, जिसको करेंसी क्राइसिस भी बोला जाता है। इंडिया की बात करते हैं तो क्राइसिस जो 1990 में आया था, उस समय पर लो करेंसी हो गई थी। इंडिपेंडेंस के बाद सबसे लोएस्ट हमारी जो करेंसी वैल्यू हुई थी कंपेयर टू द यूएस डॉलर, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उस रिक्वायरमेंट को बैलेंस ऑफ पेमेंट या डेफिसिट से बाहर निकलने के लिए 40 टन का गोल्ड हमको डिपॉजिट करना पड़ता है इंग्लैंड के अंदर। लेटर ऑन सिचुएशन सही ना होने के कारण आईएमएफ आगे आया और उसने कंडीशनल लोन दी यानी कि कुछ कंडीशंस के साथ। करंट अकाउंट जो बीओपी का है वो ऑलवेज इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी देश का, इसीलिए हर एक कंट्री चाहता है कि इसको पॉजिटिव मेंटेन रखे। बट कभी कभी ये काफ़ी क्रिटिकल हो जाता है, जैसे इंडिया में 1990s में हुआ था। उसके बाद कई सारे मेजर्स लिए गए और काफ़ी सारा जो मेजर्स है अपन ने अडॉप्ट किया था और इस प्रकार के क्राइसिस से अगेन इन फ्यूचर से बचने के लिए। आइडियली बोला जाता है बीओपी जो है वो जीरो होना चाहिए, आइडियली वो जीरो होना चाहिए। तो फ्रॉम बैलेंस ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सरप्लस करंट अकाउंट के अंदर जो है वो डेफिसिट अलाउड करता है कैपिटल अकाउंट में। यानी कि अगर सरप्लस है करंट अकाउंट में तो कैपिटल अकाउंट में डेफिसिट आप गिन सकते हो, कंसिडर करवा सकते हो, या तो आप सहन कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल सरप्लस हुआ फॉरेन करेंसी का, तो आप इसको यूज कर सकते हो टू फंड इन्वेस्टमेंट इन एसेट लोकेटेड ओवरसीज। तो जो भी एसेट ओवरसीज में है उसको फंड कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास फॉरेन करेंसी मौजूद है। ऑल्सो इफ कंट्री हैज़ अ करंट अकाउंट डेफिसिट, अगर आपका ट्रेड डेफिसिट है, करंट अकाउंट डेफिसिट है, तो वो क्या होगा उस टाइम पर, इट विल बोरो फ्रॉम एब्रॉड, फिर वहाँ से बोरो करना पड़ेगा एब्रॉड से। रियलिटी में क्या होता है, जो अकाउंट्स है वो एक दूसरे को ऑफसेट नहीं करते। जैसे यहाँ पर बताया कि करंट अकाउंट में सरप्लस, करंट अकाउंट में सरप्लस है तो वो कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट को ऑफसेट कर सकता है, बैलेंस कर सकता है, लेकिन रियलिटी के अंदर ऐसा नहीं होता, बिकॉज स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिपेंसीज होती है, अकाउंटिंग कन्वेंशन होता है, एक्सचेंज रेट का मूवमेंट होता है। एक्सचेंज रेट का मूवमेंट यानी कि जो करंट अकाउंट में एक्सचेंज रेट है वो मार्केट के बेस्ड पर है, जो कैपिटल अकाउंट पर है वो एक्सचेंज रेट आरबीआई डिसाइड करता है, तो उसमें भी डिफरेंसेस आ जाता है। तो ये एक थियरी आप बोल सकते हो कि भाई जिसमें बोला गया है बीओपी को आप जीरो कर सकते हो ऑफसेट करके, बैलेंस करके, बट प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। फिर इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इस प्रकार के आपको रिपोर्ट्स मिलेंगे, ठीक है, इंडिया के स्टैटिस्टिक्स के बारे में, जिसमें पर्टिकुलरली यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट लिया है बीओपी आपको दिखाने के लिए, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ठीक है। डिजिट्स काम के नहीं है, बेसिकली अपन को क्या देखना है, ये एनालिसिस कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो करंट अकाउंट में एक्सपोर्ट कितना हुआ, ये वाला अपन लेटेस्ट देखेंगे, तो कुछ 1,62,000 का, इंपोर्ट कितना हुआ 2,47,000 का। तो क्या दिख रहा है, इंपोर्ट ज़्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ट्रेड बैलेंस क्या है, माइनस में आया 84,000 समथिंग। इनविजिबल्स की बात करते हैं तो 63,000 का अपन ने टोटल जनरेट किया है अर्निंग। सर्विसेज में 40,000, इनकम में माइनस हो गया 14,000 और ट्रांसफर्स में 37 कमाया है। तो गुड्स एंड सर्विस बैलेंस में देखें तो अगेन माइनस में आ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, करंट अकाउंट जो है -20,000 समथिंग डेफिसिट में चला गया। ऑन दी अदर हैंड कैपिटल में अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सभी कुछ पॉजिटिव में जा रहा है, सिर्फ बैंकिंग कैपिटल नेट वो माइनस में है, बाकी सब कुछ पॉजिटिव में है, ठीक है। लास्ट में हम क्या करते हैं, एरर एंड ओमिशन, जिसको आप बोलते हैं राउंड फिगर में लाकर रखने का, तो वो यहाँ पर किया जाता है एंड ओवरऑल बैलेंस यहाँ पर देखा जाता है।
ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। रिटर्न के फॉर्म में यहाँ पर लिखा है जैसे कि 2012-13 के अंदर 3 लाख समथिंग का अपन ने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया है 5 लाख समथिंग रुपीज़ का, यानी कि बीओटी जो है वो डेफिसिट में चला गया, उसका मतलब इंपोर्ट ज़्यादा है एक्सपोर्ट से। तो ये बता रहा है कि भाई बीओपी जो है 2012-13 के अंदर अनफेवरेबल रहा। सिमिलरली एक्सपोर्ट जो था 2013-14, 14-15, 15-16, 17-18, जो भी अपना लेटेस्ट है 2019-20 तक का, तो वहां पर भी आपको दिखेगा कि इंपोर्ट जो है वो काफ़ी बड़ा है, अनफेवरेबल है, एक्सपोर्ट अपना कम है। और ट्रेड बैलेंस की बात करता है तो वो ऑलवेज डेफिसिट में रहता है, यानी कि इंपोर्ट बड़ा है, एक्सपोर्ट कम है। नाउ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द बीओपी एंड बीओटी। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो ब्रॉड टर्म है और जो बीओटी है वो नैरो टर्म है, बट ऑब्वियस है बीओपी के अंदर बीओटी आता है सर्विस गुड्स वाले पार्ट में, विजिबल के अंदर, करंट अकाउंट के अंदर। बीओपी के अंदर सभी ट्रांजैक्शन आएंगे जो विजिबल, इनविजिबल एंड कैपिटल ट्रांसफर को लेकर, यहाँ पे सिर्फ विजिबल आइटम का इंक्लूजन होता है। ये हमेशा एक बैलेंस करता है अपने आप को, क्योंकि इसके पास दोनों ही अकाउंट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। और यहाँ पर कहा जाता है कि ये फेवरेबल है और अनफेवरेबल है, अगर सरप्लस है तो फेवरेबल है, डेफिसिट है तो अनफेवरेबल है। बीओपी के अंदर करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, प्लस और माइनस बैलेंसिंग आइटम, जिसको एरर एंड ओमिशन अपन ने डेटा शीट में भी देखा था, उस प्रकार की सारी डिटेलिंग आती है। जबकि बीओटी के अंदर नेट अर्निंग एक्सपोर्ट से कितनी हुई और नेट पेमेंट कितना किया इंपोर्ट के लिए, उसको देखा जाता है। कई सारे फैक्टर्स इसमें अफेक्ट करते हैं बीओपी को, जैसे कि कंडीशन क्या है फॉरेन लेंडर्स की, इकोनॉमी पॉलिसी क्या है किसी भी देश की, बेसिकली अपने देश की, और जितने भी फैक्टर जो बीओटी के अंदर है। अब बीओटी के अंदर क्या फैक्टर है, तो गुड्स है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी कितनी है, एक्सचेंज रेट क्या है, एंड प्राइस ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड एट होम उसका कितने में पड़ता है। तो ये सभी बीओटी के जो फैक्टर्स है वो यहाँ पर बीओपी में भी आएंगे। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है बीओपी एंड बीओटी का। करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करते हैं, उसका मतलब क्या होता है कि जब वैल्यू ऑफ इंपोर्ट, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, इनकम्स वगैरह का ज़्यादा हो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स के मुकाबले। इट इज समटाइम्स इनफॉर्मली रिफर टू एज अ ट्रेड डेफिसिट, यहाँ पर कभी कभी ट्रेड डेफिसिट भी हम बोलते हैं। मेजर कंट्रीब्यूशन जो है इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट का, वो है इंपोर्ट ऑफ गोल्ड एंड क्रूड ऑयल। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हम लोग गोल्ड एंड क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं और इसी की वजह से हमारा जो करंट अकाउंट है वो डेफिसिट में रहता है। इम्पैक्ट क्या होगा सीएडी का, तो सस्टेन्ड पीरियड अगर सीएडी रहेगा तो उससे क्या हो सकता है, कंट्री का करेंसी डेप्रिसिएशन हो सकता है। करेंसी डेप्रिसिएशन यानी कि रुपए का ताकत डॉलर खरीदने का वो कम होता रहेगा। से फॉर एग्जांपल अगर 1 रुपीज़ इज इक्वल टू 50 रुपीज़ इज इक्वल टू $1 है, तो वो क्या हो जाएगा 55 रुपीज़। आप बाद में अगर डेप्रिसिएट हुआ करेंसी तो 50 के जगह पर अब आपको 55 रुपीज़ देना पड़ेगा $1 के लिए, यानी कि डॉलर आपका महंगा हो गया है, करेंसी जो इंडिया की है वो कम हो गई है, मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है। उसके अलावा क्या हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ सकती है, जिससे फर्दर क्या हो सकता है, इनकमिंग जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस पर भी असर करता है। जिस देश में इन्फ्लेशन ज़्यादा रहता है तो फॉरेन इन्वेस्टर वहाँ पर जाने से बचते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ता है, फॉल इन गोल्ड इंपोर्ट्स एंड लोअर ऑयल इंपोर्ट्स बिल इन द रिसेंट टाइम लीड टू श्रिंकेजेस इन द डेफिसिट। तो जब जब भी गोल्ड इंपोर्ट कम हुआ है या इंपोर्ट ऑयल का भी कम हुआ है, तब तक अपन का जो डेफिसिट है वो कम होता हुआ दिखा। करंट अकाउंट सरप्लस का मतलब है इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट कर रही है ज़्यादा गुड्स एंड वैल्यू सर्विसेज को कंपेयर टू द इंपोर्टिंग। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि क्या होगा अगर कंट्री का सब करंट अकाउंट सरप्लस हुआ या करंट अकाउंट डेफिसिट हुआ। ये टोटली डिपेंड करता है करंट अकाउंट के साइज के ऊपर और क्या रीज़न है सरप्लस या डेफिसिट को लेकर। इंडिया के केस में स्लो ग्रोथ है इंपोर्ट के अंदर, जो रिफ्लेक्ट करता है वीकनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स। करंट अकाउंट सरप्लस हुआ था अपना एक बार जनवरी टू मार्च क्वार्टर के अंदर इन द ईयर 2007। तो ये फैक्ट आपके लिए मैं दिखा रहा हूं। अब क्या क्या कर सकते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट से बचने के लिए, या तो क्राइसिस से बचने के लिए, ठीक है, ये बीओपी क्राइसिस या तो करेंसी क्राइसिस है, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है लिबरलाइजेशन ऑफ एक्सचेंज रेट सिस्टम। जो एक्सचेंज रेट सिस्टम है उसको लिबरल करो।
तो एक्सचेंज रेट बेसिकली दो टाइप के होता है, एक होता है फिक्स्ड, दूसरा होता है फ्री या फ्लेक्सिबल। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर जो रेट है रुपी टू डॉलर का, वो सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी इंडिया के अंदर आरबीआई डिसाइड करता है। जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, क्या रुपीस का प्राइस रहेगा डॉलर के मुकाबले, वो सब प्री डिसाइडेड रेट पर होता है जो आरबीआई डिसाइड करता है। इसको डर्टी फ्लोट भी बोला जाता है। इंडिया इसी सिस्टम को अपनाता था 1992 तक। दूसरा आता है फ्लेक्सिबल या फ्री एक्सचेंज रेट सिस्टम। इसके अंदर मार्केट फोर्स डिसाइड करता है एक्सचेंज रेट को, यानी कि कितनी डिमांड है डॉलर की या कितना सप्लाई है, उस हिसाब से। अगर ज़्यादा डिमांड है, सप्लाई कम है, तो डॉलर की कीमत बढ़ जाएगी। अगर उसका उल्टा हुआ तो डॉलर की कीमत कम हो जाएगी। इसको क्लीन फ्लोट, प्योर फ्लोट, फ्लोटिंग ऑफ करेंसी भी बोला जाता है। सो इन ऑर्डर टू लिबरलाइज इंडिया का एक्सचेंज रेट सिस्टम, भारत सरकार ने 1990s के क्राइसिस के बाद लर्म्स को अडॉप्ट किया था, जिसमें इनिशियली ये डिसाइड किया गया था कि 60% जो ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी का होगा वो होगा मार्केट के द्वारा डिटरमाइंड किया हुआ, और 40% हम लोग आरबीआई खुद डिसाइड करेगा। तो ये ऐसे हमने शुरुआत की थी। 1992 को इसकी शुरुआत किया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर, जिसको पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी बोला जाता है। यानी कि 60% मार्केट फोर्स डिटरमाइन करेगा, 40% आरबीआई डिटरमाइन करेगा। ये सिलसिला कंटिन्यू रहा था अगस्त 1994 तक, और इस पीरियड के दौरान इंडिया का जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, यानी कि फॉरेन करेंसी का जो अपने पास भंडारा है, वो काफ़ी बढ़ गया था अच्छे से। 5 टाइम्स वो बढ़ गया था, 5x टाइम्स बढ़ गया था। देयरफॉर 1994 अगस्त के अंदर हमने डिसाइड किया कि इंडिया का जो करेंसी है वो फुल्ली कन्वर्टिबल होगा, 100% मार्केट द्वारा डिटरमाइन होगा, और तब से हम लोग फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी ऑफ करेंसी में मानते हैं। लेकिन कहाँ पर? करंट अकाउंट के अंदर। बीओपी के दो साइड अपन ने अभी जस्ट मैंने आपको बताया, एक करंट अकाउंट होता है, एक कैपिटल अकाउंट होता है। तो सिर्फ करंट साइड पर बीओपी जो है, बीओपी के करंट साइड पर फुल्ली कन्वर्टिबल ऑफ करेंसी अपनाया गया, और जबकि कैपिटल अकाउंट में अभी भी आरबीआई डिसाइड करता है। बट टू मेक इट फुल्ली कन्वर्टेबल ऑन कैपिटल साइड, तारापुर कमेटी को बिठाया गया था। इसका चेयरमैन थे एसएस तारापुर, उनके नाम पर कमेटी का नाम बना था। उन्होंने कंप्लीट रोड मैप प्रोवाइड किया था फॉर द पीरियड ऑफ 2006 to 7 से लेकर 2011 तक। बोला था कि सरकार को कि कुछ रिफॉर्म्स लाकर इस पीरियड के दौरान कैपिटल अकाउंट में फुल्ली कन्वर्टिबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन आज भी वो रिफॉर्म्स जो है वो कंप्लीट नहीं हुए, और अभी भी कैपिटल अकाउंट जो है उसका एक्सचेंज रेट जो है वो आरबीआई कंट्रोल करता है। इट इज़ इम्प्लीमेंटेड दैट द इंडियन इकोनॉमी विल ग्रेटली ग्लोबलाइज्ड, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो गया तो इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ग्लोबलाइज्ड हो सकता है। इंडियन फाइनेंशियल एसेट ईजिली कन्वर्ट हो सकता है फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में, एंड वाइस वर्सा। तो ये सब असर हो सकता है। बीओपी क्राइसिस को अवॉइड करने का दूसरा तरीका है अपनी करेंसी को डिवैल्यूएट करना। इसमें क्या करते हैं हम लोग? डेलिबरेटली रिड्यूस करते हैं हमारे डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू फॉरेन करेंसी के मुकाबले। जैसे मैंने आपको बोला 50 रुपीज़ पर डॉलर की जगह पर 55 करना, यानी कि रुपए की कीमत घटा देना। उससे क्या होगा? एक्सपोर्ट चीपर हो जाएगा, सो इट इज़ इंक्रीज्ड। एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, यानी कि अब वो कम डॉलर में ज़्यादा रुपए का सामान खरीद सकता है। ऐसा होगा तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा, और इंपोर्ट्स महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ज़्यादा रुपए पे करना पड़ेगा उस $1 की चीज़ के लिए। पहले 50 रुपये पे करते थे, अब 55 रुपये करोगे। तो इससे क्या होगा? इंपोर्ट आपका कम हो जाएगा क्योंकि महंगा होगा, जिससे क्या हो सकता है? आपका जो क्राइसिस है डेफिसिट वाला, वो सॉल्व हो सकता है। भारत ने अपनी करेंसी 3 बार डिवैल्यूएट की थी, 1949, 66 एंड 91 के दौरान। ये यहाँ पर एक एग्जांपल है, $1 इज इक्वल टू 48। अगर 20% के हिसाब से हम लोग डिवैल्यूएट करते हैं अपनी करेंसी को, तो बन जाएगा 48 रुपीज़ $1 के लिए पे करना पड़ेगा, राइट? तो इसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। तो ये आप याद रखना, करेंसी डिवैल्यूएट करेंगे तो एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा, इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। क्यों होगा वो मैंने रीजन आपको बताया, ठीक है? ये लॉजिक याद रखना है, रट्टा नहीं लगाना। तीसरा है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बुलाना। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो दो जगह पर आ सकते हैं, एक है एफडीआई, दूसरा है एफपीआई। एफडीआई यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई के अंदर पहला होगा आपका ग्रीनफील्ड एफडीआई। ग्रीनफील्ड एफडीआई का मतलब होता है कि एक फ्रेश प्रोजेक्ट के ऊपर नए से कोई इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, ठीक है? से फॉर एग्जांपल नया हाईवे या नया एयरपोर्ट बनाना। ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि जो ऑलरेडी
बंद पड़ा हुआ प्रोजेक्ट है उसको वापस से शुरू करना, जैसे कि कोई पुराना एयरपोर्ट बंद पड़ा है उसको वापस से शुरू करना, या कोई भी XYZ ऐसी चीज। तीसरा टाइप होता है एक्विजन या मर्जर, या तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को एक्वायर कर लेगी, या तो दो कंपनी आपस में मर्ज होकर इन्वेस्ट कर सकती है देश में। तो ये कुछ तीन आइडियाज है FDI के। ऑन दी अदर हैंड FPI यानी कि दो भाग में डिवाइड होगा, FII यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और दूसरा है पार्टिसिपेटरी नोट, P नोट जिसको बोलते हैं। ये दोनों ही जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्ट किया जाता है, यानी कि बाहर का कोई इन्वेस्टर होगा, कोई बाहर की कंपनी का मालिक होगा, फॉरेनर, वो क्या करेगा, इंडियन स्टॉक के अंदर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा, प्रॉफिट कमाएगा और चला जाएगा। ठीक है, तो ये जो है FPI के अंदर आता है, जबकि FDI में वो अपना पूरा इन्वेस्टमेंट करता है, कैपिटल लेकर आता है, एम्प्लॉयमेंट देता है, तो ये सब रहता है। क्लियर? फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा तो क्या होगा, तो इन्वेस्टर जो है वो लेकर आएगा अपने साथ इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट, रिटर्न में कुछ लेके भी जाएगा, तो प्रॉफिट है, रॉयल्टीज और फीस है। ठीक है, तो विन विन सिचुएशन यहाँ पर हो जाती है। नाउ द डिफरेंस बिटवीन दी FDI एंड FII या FPI आप बोल सकते हो। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। FDI के अंदर फिजिकल एसेट का इन्वेस्टमेंट होता है, यहाँ पर सिर्फ फाइनेंशियल एसेट का होता है। इसका एम क्या होता है FDI का, कि भाई एंटरप्राइज की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाया जाए और मैनेजमेंट कंट्रोल में भी बदलाव लेकर आया जाए। यहाँ पर सिर्फ इसका एम है FII का या FPI का कि कैपिटल अवेलेबिलिटी को बढ़ाया जाए। FDI में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, मार्केट का एक्सेस मिलेगा एंड मैनेजमेंट इनपुट भी मिलेगा। यहाँ पर सिर्फ कैपिटल इनफ्लो होता है। FDI जो है प्राइमरी मार्केट में फ्लो करता है। प्राइमरी मार्केट यानी कि अगर आपने कैपिटल मार्केट का लेक्चर देखा हो, ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है शेयर मार्केट के अंदर। तो जो कोई कंपनी नया इन्वेस्टमेंट लेकर आ रही है, नया IPO लेकर आ रही है, तो प्राइमरी मार्केट में जाएगा, और जो आपका स्टॉक मार्केट है उसको बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो ये जो FII वाला है वो सेकेंडरी मार्केट में अपना पैसा लगाता है। यहाँ पर एंट्री और एग्जिट रिलेटिवली डिफिकल्ट है, रिलेटिवली यानी कि FII के कंपेयर में, बिकॉज वो काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, परमिशन लेना, पैसा लगाना, इन्वेस्टमेंट करना, अगर नहीं चला तो वापस से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर क्या है, रिलेटिवली ईजी है, पैसा लगाया, कमाया और निकल गए। FDI इज एलिजिबल फॉर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, यहाँ पर कंपनी के प्रॉफिट के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर ये लोग अपने पर्सनल कैपिटल गेन्स के लिए आते हैं। यहाँ पर कोई स्पेकुलेशन एक्टिविटी नहीं होता, यानी स्पेकुलेटिव एक्टिविटी यानी कि वो बोलते हैं अंदाजा लगाना कि इसका भाव आज क्या होगा, कल होगा, बिकॉज यहाँ पर कंपनी खुल रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेकुलेशन हो सकता है मार्केट के अंदर। FDI अगर आएगा तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर एंड वेजेस पर, डायरेक्टली उस पर असर पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा कोई डायरेक्ट असर नहीं पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर या वेजेस के ऊपर। इनका अबाइडिंग इंटरेस्ट है मैनेजमेंट को लेकर, यहाँ पर फ्लीटिंग इंटरेस्ट है मैनेजमेंट को लेकर। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है FDI एंड FII या FPI का। अब FDI इंडिया के अंदर कैसे आता है, तो एक होता है ऑटोमेटिक रूट, दूसरा होता है गवर्नमेंट रूट। ऑटोमेटिक रूट में कोई भी केंद्र सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, हाँ कुछ रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना होता है, लेकिन वो परमिशन नहीं होता उसका मतलब। गवर्नमेंट रूट के अंदर एप्लीकेशन देनी पड़ती है, किसको देनी पड़ती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के पास, ये सरकारी डिपार्टमेंट है। उसके बाद अप्रूवल होगा कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास से। अगर इन्वेस्टमेंट 49% से भी ज़्यादा आ रहा है FDI डिफेंस के अंदर, तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी का अप्रूवल होना ज़रूरी है। अगर कोई $769 मिलियन से कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करता है दूसरे प्रोजेक्ट में, तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर से अप्रूवल लेने की ज़रूरत पड़ती है। इंडियन कंपनी अगर FDI रिसीव करता है या ऑटोमेटिक रूट से या गवर्नमेंट रूट से, तो उनको सभी प्रोविजन के साथ कंप्लाई करना पड़ेगा जो FDI पॉलिसी के अंदर मौजूद है, यानी कि 49% का ले सकता है या कितने % का शेयर वो FDI से ले सकता है, या फॉरेन कंपनी का इन्वेस्टमेंट अपनी कंपनी में डाल सकता है। ठीक है, और साथ ही साथ इश्यू ऑफ शेयर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी इसमें इंक्लूड रहता है। FDI का रिपोर्टिंग भी करना पड़ता है, तो ये सब कुछ रहता है गवर्नमेंट रूट के अंदर। सरकार ने भी कुछ पॉलिसी मेजर लिए थे FDI को लेकर, अपने हर बजट में वो नया नया पॉलिसी लेकर आती है। जैसे कि एक बार इन्होंने क्या किया था, 100% FDI अलाउड किया था ऑटोमेटिक रूट से सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग को लेकर। सिंगल ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग यानी कि से फॉर एग्जांपल नाइकी या प्यूमा का शोरूम खोलना या व्हाटएवर, एक ही ब्रांड का 100% उसमें अलाउड किया था।
सिमिलरली 100% ऑटोमेटिक रूट कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट में अलाउड किया। फॉरेन एयरलाइंस को अलाउड किया 49% आप इन्वेस्ट कर सकते हो एयर इंडिया के अंदर। FII और FPI को अलाउड किया कि भाई वो पावर एक्सचेंज के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी नहीं, आप प्राइमरी मार्केट में भी आ सकते हो, पावर एक्सचेंज में इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसके अलावा मेडिकल डिवाइस की जो डेफिनेशन है उसमें बदलाव लाया गया था FDI पॉलिसी में, यानी कि अब ये भी चीज़ें मेडिकल डिवाइस में आ सकती है। उस प्रकार के कुछ चेंजेस लेकर आई थी 2016-17 के अंदर। ठीक है, इस प्रकार से हर एक साल पर क्या होता है, सरकार अपनी पॉलिसीज दिखाती है FDI को लेकर या तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेकर। तो ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी ग्राफिकल फॉर्म में। नाउ वी विल टॉक अबाउट द ADR एंड GDR। ADR यानी कि अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिट्स एंड GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट्स। तो बेसिकली होता क्या है इसमें, अगर किसी देश के कंपनी के मालिक को दूसरे देश की कंपनी में या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो उसका जो रूट है उसको हम बोलते हैं, या तो उसका जो जरिया है उसको हम बोलते हैं ADR GDR। डोमेस्टिक स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हम बात करते हैं, US का है US स्टॉक एक्सचेंज या तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जो भी बोल सकते हो। दूसरा होगा दूसरे ग्लोबल वाले। ADR है तो US स्टॉक एक्सचेंज, इसके अंदर ही उसका लेन देन होगा। इसमें किसी को इन्वेस्ट करना है तो US सर्टिफिकेट ADR लेने पड़ेगा, यानी कि वहाँ से ADR रिसिप्ट लेनी पड़ेगी। दूसरे देश में जाना है तो GDR लेना पड़ेगा। GDR जो वो इंस्ट्रूमेंट है वो पूरे वर्ल्ड में नेगोशिएट होता है, लेकिन ADR सिर्फ अमेरिका में ही नेगोशिएट होता है। GDR कंपलसरी है फॉरेन कंपनी के लिए अगर वो दूसरी कंट्री के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, और ADR कंपलसरी है नॉन US कंपनी के लिए अगर वो US के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, राइट। तो एक प्रकार का ये रिसिप्ट है, ठीक है। ADR GDR कैसे काम करता है, ठीक है। बेसिकली ये जो चीज़ है, ये वाला जो स्लाइड में आपको समझा रहा हूँ वो इतना काम का नहीं है, लेकिन एक जस्ट आइडिया देने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस लिमिटेड करके एक कंपनी है, एक ADR का मतलब है एक इक्विटी शेयर उस कंपनी का। इंडियन प्राइस के अंदर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर उसका रेट चल रहा है 3000 समथिंग, करेंसी एक्सचेंज रेट चल रहा है $1 इज इक्वल टू 63.50 रुपीज। USA के नास्डैक के अंदर अगर इसको जाना है तो 3000 समथिंग डिवाइड बाय इंडिया का जो एक्सचेंज रेट है वो, यानी कि वहां पर उसकी एक ADR की कीमत हो जाएगी $48। सिमिलरली टाटा मोटर्स की बात करते हैं, एक ADR का मतलब है 5 इक्विटी शेयर। NSE के अंदर उसकी रेट है 535, एक्सचेंज रेट अभी 63 चल रहा है, तो 535 इंटू 5 क्योंकि 5 इक्विटी शेयर है डिवाइड बाय 63 जो आपका एक्सचेंज रेट है, तो US के अंदर एक ADR उसकी कीमत हो जाएगी $26.30, ठीक है। ये इसका कैलकुलेशन है। अब काम कैसा करता है ये, डिफरेंसेस क्या है, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि भाई बेसिकली है क्या ये चीज़। तो अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट ADR ये कंपलसरी है नॉन US कंपनी के लिए अगर वो US के स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेड करना चाहती है, जबकि GDR यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट एक कंपलसरी है फॉरेन कंपनीज के लिए दूसरी कंट्री के शेयर मार्केट में उसको एक्सेस लेना हो तो। ADR जो है वो लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक जा सकता है, जबकि GDR जो है वो ऑलवेज हाई प्रेफरेंस पर रहता है, लेवल 2 एंड 3, यहाँ पर लेवल 1 नहीं रहता। ADR अप टू लेवल 1 नीड टू एक्सेप्ट ओनली जनरल कंडीशन। अगर लेवल 1 में कोई इन्वेस्ट कर रहा है ADR ले रहा है तो सिर्फ जनरल कंडीशन होगी क्योंकि वो लो लेवल का रहता है। GDR सिर्फ इश्यू होगा रूल 144A के तहत, ठीक है, आफ्टर एक्सेप्टिंग स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ सेक्शंस ऑफ USA। तो ये बेसिकली क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या क्या वो एक्सेप्ट करता है। ADR सिर्फ USA में नेगोशिएट होता है, ये पूरे वर्ल्ड में होता है। इन्वेस्टर ऑफ USA जो है वो ADR बाय कर सकता है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज से या नास्डैक से। इन्वेस्टर ऑफ UK GDR बाय कर सकता है लंदन स्टॉक एक्सचेंज से या लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज से, और वो इन्वेस्ट कर सकता है इंडियन कंपनी में विदाउट एनी एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरीके से ये काम किया जाता है, करता है। फिर दो ट्रांजैक्शन आते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन जो भी होता है, ठीक है, यानी कि BOP के अंदर जो भी अपन ने देखा अभी, जो मैंने आपको समझाया, विजिबल इनविजिबल करंट कैपिटल, ये सभी जो आप देख रहे हो इन एंड आउट इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको बोला जाता है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन।
ये कब होगा? जब ट्रांजैक्शन इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी और सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से होता है। इसको अबव द लाइन आइटम्स भी बोला जाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस या डेफिसिट बोला जाएगा अगर ऑटोनोमस रिसिप्ट्स ज़्यादा या कम हुई देन दी ऑटोनोमस पेमेंट, यानी कि इनकम ज़्यादा हुई पेमेंट से तो वो सरप्लस में होगा, इनकम कम हुई पेमेंट से तो वो डेफिसिट में चला जाएगा। ठीक है, तो बेसिक जो नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है बीओपी के अंदर उसको बोलते हैं ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। सिंपल एंड सोबर, इसको आप याद रखो। इसको अबव द लाइन आइटम भी बोला जाएगा। दूसरा होता है एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, जिसको बिलो द लाइन आइटम बोला जाता है। ये नेट कॉन्सिक्वेंसेस है ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन का या ऑटोनोमस आइटम का, यानी कि जो भी ऑटोनोमस आइटम या ट्रांजैक्शन हुआ है उसका नेट कॉन्सिक्वेंसेस जो होगा उसको हम बोलते हैं एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। जो ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन है वो एकोमोडेटिंग में दिख जाएगा, एकोमोडेटिंग आइटम में दिख जाएगा बीओपी के, और बाकी सब जो है वो ऑटोनोमस रहेगा। सिर्फ ऑफिशियल रिजर्व ट्रांजैक्शन जो है, जो कुछ ट्रांजैक्शन रिजर्व्ड रहती है ऑफिशियल के द्वारा, उसको एकोमोडेटिंग बोलते हैं, इसको नेट कॉन्सिक्वेंसेस भी बोलते हैं। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है ऑटोनोमस एंड एकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का, राइट। सो आज के इस लेक्चर में फॉरेन सेक्टर के अंदर हम लोग इतना ही देखते हैं। पार्ट 2 के अंदर हम लोग देखेंगे रोल या कंट्रीब्यूशन फॉरेन कैपिटल का या फॉरेन सेक्टर का क्या रहेगा, उसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है। ठीक है, उसके अलावा एक्सपोर्ट प्रमोशन बेसिस पर कई अलग अलग प्रकार के स्कीम्स या पॉलिसीज के बारे में देखेंगे सरकार की, और भी थोड़ा बहुत डिटेलिंग में देखेंगे। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस अगर कोई टॉपिक में आपको समझ में नहीं आया हो तो आप ईमेल कर सकते हो magnitudeinstitute@gmail.com पर, या तो नीचे कमेंट सेक्शन में भी आप बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम। टेक केयर, बाय बाय।